नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ, जिसमें आपको बेसिकली डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट पढ़ना है और कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट पढ़ना है। ठीक है, तो हमने इसके आगे कई सारी चीज़ें कवर कर ली थी। इसके पहले हमने पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में पढ़ लिया था। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी यूनिट 3 का नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो ये जो टॉपिक है ये आपका बेसिकली होता तो बहुत सारे एनिमल्स में है। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो बिलोंग करता है वो एम्फीबिया का कैरेक्टर है। ठीक है, एम्फीबियंस आपको पता है बोथ लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं इनमें, जिसमें आपका फ्रॉग, सैलामांडर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो एम्फीबिया में आपको जनरल कैरेक्टर तो आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से उसका जनरल कैरेक्टर होता है नॉर्मल, और फिर जनरल कैरेक्टर के बाद उसके आपने क्लासिफिकेशन पढ़े। क्लासिफिकेशन में आपके यूरोडेला, एन्यूरा, साइलूरिया, आपने 3 ऑर्डर पढ़े, फिर उसमें कई सारी चीज़ें पढ़ी। अब नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने नया ट्रेंड सेट किया है कि हम पहले क्वेश्चन करेंगे, जो PYQ क्वेश्चन है उसको करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम PYQ अगर देखते हैं तो PYQ में आपका पूछा गया, अगर मैं नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस की बात करूं तो उसके जो क्वेश्चन है उसमें आपका पूछा गया है नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस क्या होता है। इस पर आपको शॉर्ट नोट, मतलब 500 वर्ड, 1000 वर्ड, जैसा जिस यूनिवर्सिटी का सेट रहता है वैसा लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन करना था नियोटेनी के बारे में और कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब आपके नियोटेनी को अफेक्ट कर सकती हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इससे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। अगर बनेगा भी तो आपसे एक्सोलोटल लार्वा के बारे में पूछ सकता है, एक्सोलोटल लार्वा के बारे में। फैक्टर्स मैंने आपको बता ही दिए, फैक्टर पूछ सकता है, नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस, यही 2 टॉपिक ही हैं। चलिए देखते हैं नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस क्या होता है। चलिए, ये दोनों जो टर्म हैं एक साइंटिस्ट थे, और मैं आपको बताते चलूँ ये सारे कंटेंट जो हैं जो मैं इसमें पढ़ाती हूँ, अगर उसके रेफरेंस की बात की जाए तो आपकी RL कोटपाल की बुक है। ठीक है, उससे मैं पढ़ाती हूँ, उससे अच्छी कोई बुक है नहीं डाइवर्सिटी के लिए। तो आप RL कोटपाल की बुक, आप BSc में हो या MSc में हो, किसी भी क्लास में हो, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो RL कोटपाल की बुक से आपका ये पूछा गया है। ठीक है, अब बात की जाए नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस की, तो ये जो 2 टर्म है नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस, ये आप देखेंगे कि बहुत जगहों पे सिनोनिम की तरह, मतलब एक दूसरे की पर्यायवाची की तरह यूज होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि ये टर्म दिया किसने था। ये टर्म जो है पीडोजेनेसिस और नियोटेनी का, एक साइंटिस्ट थे कॉलमैन, ठीक है, कॉलवॉन ने ये टर्म दिया था। ठीक, नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस का टर्म कॉलवॉन ने दिया था। नियोटेनी का मतलब होता है रिटेंशन, नियोटेनी मतलब रिटेंशन ऑफ जुवेलाइन कैरेक्टर बाय एडल्ट्स। मान लीजिए कोई एडल्ट एनिमल है, ठीक है, कोई एडल्ट एनिमल है, मान लीजिए अगर फ्रॉग ही है, ये एक एडल्ट एनिमल है और इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर पाया जाता है जो इसके लार्वा में पाया जाता है। आप सबको पता है कि लार्वा इनमें होता है, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होती है, तो फिर एडल्ट बनता है, यानी जो एडल्ट छोटे बच्चे लार्वा से, टेडपोल लार्वा, आप सब ने फ्रॉग का लार्वा कहीं ना कहीं गड्ढे तालाबों के पास, जो लोग गांव में रहते हैं बेसिकली उन्होंने तो जरूर देखा होगा, डीचेज वगैरह, गड्ढे वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ पे वो छोटे छोटे, आपको हम लोग बचपन में उसे मछली समझते थे, छोटी मछली, बट एक्चुअली में वो क्या होते हैं, फ्रॉग के लार्वा होते हैं। उनका मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर वो एडल्ट बनते हैं। अगर उस एडल्ट में लार्वा के कुछ कैरेक्टर रह जाएं, आप समझिए लार्वा और एडल्ट हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लार्वा के कुछ और कैरेक्टर होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अलग होती है, और एडल्ट के कैरेक्टर अलग होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अलग होती है। लेकिन अगर लार्वा, एडल्ट में लार्वा के कुछ कैरेक्टर रह जाते हैं, रिटेंशन का मतलब कि जो रिटेंशन का मतलब आपने अंदर उस कैरेक्टर को रखना जो किसी और का है, मतलब लार्वा के कैरेक्टर अगर आपके एडल्ट में रह गए तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं नियोटेनी। ठीक है, दूसरा टर्म है पीडोजेनेसिस, या जिसको कि प्रोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो पीडोजेनेसिस या प्रोजेनेसिस की बात करें तो इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन बाय जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब लार्वा, ठीक है।
अगर लार्वा ही क्या हो, इतना डेवलप हो जाए, कोई लार्वा ही इतना डेवलप हो जाए, अभी मैं एक्सोलोटल लार्वा के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, कोई लार्वा ही इतना डेवलप हो जाए, सेक्सुअली मैच्योर हो जाए और वो रिप्रोडक्शन करने लगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। तो होपफुली दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नियोटेनी का मतलब होता है एडल्ट के अंदर लार्वा का कैरेक्टर होना, और पीडोजेनेसिस का मतलब होता है किसी लार्वा में ही वो लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, रिप्रोडक्शन करने लगे, उसको एडल्ट में बदलने की जरूरत ना पड़े रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक। तो इस प्रोसेस को पीडोजेनेसिस कहते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये दोनों कैरेक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है एम्बाइस्टोमा मैक्सिकाना, जिसको कि एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। एक्सोलोटल लार्वा, टाइगर सैलामेंडर भी इसको कहते हैं, एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा। ये एडल्ट की तरह भी काम करता है और इसमें लार्वा होता है, इसमें जब इसका एडल्ट बड़ा हो जाता है, देखिए ये पीडोजेनेसिस भी इसमें शो करेगा। पीडोजेनेसिस कैसे शो करेगा, ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा तो पीडोजेनेसिस शो करेगा, और ये जब एडल्ट में डेवलप हो जाता है तो इसके अंदर कुछ लार्वा के कैरेक्टर रह जाते हैं, तो ये नियोटेनी भी शो करता है। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एक्सोलोटल लार्वा, ठीक है। एक्सोल्टल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा, जो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग आपकी AXOLOTL, एक्सोल्टल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा, जो भी आप पढ़ना चाहे इसको पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पीडोजेनेसिस को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पीडोजेनेसिस क्या है, ये एक रिप्रोडक्शन का काम है जो कि दैट हैज़ नॉट अचीव्ड फिजिकल मैच्योरिटी। इट इज़ एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ नॉट अचीव्ड फिजिकल मैच्योरिटी। मतलब जो फिजिकली मैच्योर नहीं हुआ, मतलब वो लार्वा से एडल्ट में नहीं डेवलप हुआ, लार्वा के ही स्टेज में वो बच्चे देने मतलब न्यू प्रोजेनी बच्चे देता है, प्रोडक्ट करता, रिप्रोडक्शन करता है, ऐसे कैरेक्टर को हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। अदर वर्ड में पीडोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय एन ऑर्गेनिज्म, इट्स लार्वल और जुवेनाइल फॉर्म एंड एलिमिनेशन ऑफ एडल्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। ये एडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, और लार्वा जो होता है वही लार्वा ही क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोजेनेसिस, प्रोजेनेसिस से एसोसिएटेड होता है, इसको प्रोजेनेसिस भी कहते हैं, जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है जुवेनाइल फॉर्म में, लार्वल फॉर्म में ही, जुवेनाइल मतलब बच्चा होता है, लार्वल फॉर्म में ही आ जाएगा, फर्दर फिजिकल मैच्योरिटी अचीव नहीं होगी। पीडोजेनेसिस आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, गाल फ्लाई में, लीवर फ्लूक में, सैलामेंडर में, इंसेक्ट में, जहाँ पे लार्वा क्या होता है, लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन होने लगता है बिना मैच्योर हुए, ठीक है। इट अकर्स इन द फीमेल ऑफ सर्टेन बीटल्स, आपका स्ट्रेप्सिप्टेरा, बैग वर्म्स, स्केल इंसेक्ट, गॉलमिट्स, जिसमें लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली सैलामेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी सारे एनिमल में आप देख रहे हैं लीवर फ्लूक, टीनिया सोलियम आप जान ही रहे हैं, सॉरी फेसियोला हेपेटिका, ठीक है। इंसेक्ट्स में पाया जाता है, बहुत सारे जिसमें देखा जाता है, बट जो एक्चुअली जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल को पढ़ने वाले हैं, वो आपका होने वाला सैलामेंडर। ये एक लार्वा है, बेसिकली ये एक लार्वा है, एक्सोल्टल एक लार्वा है, किसका, एक्सोल्टल लार्वा किसका है, एम्ब्लाइस्टोमा टिग्रिनम का, ठीक है, किसका, एम्ब्लाइस्टोमा टिग्रिनम का ये लार्वा है, जिसको कि टाइगर सैलामेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी आप पढ़ेंगे इसमें, आइज पाए जा रहे हैं, नॉस्ट्रिल, माउथ, 4 लिम्ब, ट्रंक, 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स, इस तरीके से पाया जाता है, कॉडल फिन, कुछ इस तरीके का ये दिखता है नेचुरली अगर देखा जाए, ठीक है। तो अब बात करें पीडोजेनेसिस, आप समझ गए। नियोटेनी क्या होता है, टर्म नियोटेनी लैटिन वर्ड नियोटेनिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्वल लाइफ इज एक्सटेंडेड। लार्वल लाइफ इज एक्सटेंडेड मतलब लार्वल लाइफ को बढ़ा दिएगा, मतलब लार्वा का कैरेक्टर आपके एडल्ट में भी पाया जा रहा है, वही बात लिखी गई है, लार्वल लाइफ एक्सटेंडेड, ठीक है। नियोटेनी ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनलाइजेशन, नियोटेनी को जुवेनलाइजेशन भी कहते हैं, इज अ रिटेंशन बाय अडल्ट्स इन ए स्पीसीज, ठीक है, ऑफ ट्रेट्स प्रीवियसली सीन ओनली इन जुवेनाइल्स। ऐसा कैरेक्टर एडल्ट में पाया जाना जो हम प्रीवियसली पहले केवल किसमें, लार्वा में देखते थे, ठीक है। या रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियोनिक फीचर इन एडल्ट बॉडी, या एडल्ट की बॉडी में लार्वा के कैरेक्टर का पाया जाना। एग्जाम्पल के लिए रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियोनिक कार्टिलेजिनस स्केलेटल इन द एडल्ट कॉन्ड्रिक्थिस, जैसे कॉन्ड्रिक्थिस फिशिस के बारे में आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा, तो उसमें जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन है वो एम्ब्रियो का कैरेक्टर है, लेकिन वो अडल्ट में भी पाया जाता है। एंड लार्वल गिल इन सम एडल्ट सैलामांडर, गिल का पाया जाना, अभी आपने देखा यहाँ पे
गिल्स पाई जा रही हैं, 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स, जो यहाँ पे भी आप देखेंगे 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स इनमें पाई जाती हैं। ये कैरेक्टर तो लार्वा का है लेकिन एडल्ट तक रह रहा है, इसी वजह से कहते हैं रिटेंशन, किसी चीज को रिटेन करके रखना, बचा के रखना, ठीक है, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल ऑफ नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस पढ़ेंगे और एग्जाम्पल में एम्फीबियन एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एम्फीबिया के कैरेक्टर के एग्जाम्पल को लेके हम पढ़ेंगे। बेसिकली पाया तो ये कॉन्ड्रिक्थिस, इंसेक्ट, प्रोटोजोन्स, इनवर्टिब्रेट्स में आपके फैसियोला हिपैटिका में पाया जा रहा है, तो इनवर्टिब्रेट्स में भी पाया जा रहा है। लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एम्फीबिया का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? एम्फीबियंस का एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल ऑफ नियोटेनी और पीडोजेनेसिस में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं एक्सोलोटल लार्वा के बारे में। एक्सोलोटल लार्वा कुछ इस तरीके का दिखने वाला लार्वा है, ठीक है। एक्सोलोटल लार्वा कुछ इस तरीके का दिखने वाला लार्वा है, जिसमें ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपके 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब पूरा डेवलप है ये, ठीक है। कॉर्डल फिन, एक्सटर्नल गिल्स पाए जा रहे हैं, आई, नॉस्ट्रिल और 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल्स पाए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सोलोटल लार्वा की बात करें तो ये सबसे क्लासिकल और मोस्ट इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल है नियोटेनी और पीटोजेनेसिस का पूरे एम्फीबिया में, फर्निश्ड बाय एम्बाइस्टोमा, ठीक है। किसके द्वारा? एम्बाइस्टोमा के द्वारा। नॉर्मली दे गो थ्रू typical gilled aquatic larval stage then metamorphosis to become adult air breathing and landforms। लेकिन देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक्सोलोटल लार्वा किस में कन्वर्ट होता है? एक टिपिकल एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपके एडल्ट एयर ब्रीदिंग की वजह से ये क्या होता है, लैंड पे इनको जाना होता है तो उनकी एयर ब्रीदिंग पाई जाती है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस में नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी मैंने आपको समझाया था क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में। तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस इनमें नहीं होगा, जिसकी वजह से इनमें गिल्स रिटेन देयर गिल्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट, इनमें गिल्स पाए जाएंगे, एक्वेटिक हैबिटेट पाया जाएगा और ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे। तो आपने देखा इसमें रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर भी पाया जा रहा है और पीडोजेनेसिस भी देखा जा रहा है, क्योंकि सेक्सुअली मैच्योर हो गए। तो हुआ ना ये सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल, मोस्ट इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस का। सेक्सुअली तो ये मेच्योर हो जाते हैं, बट मॉर्फोलॉजिकली इमेच्योर लार्वल स्टेज रहते हैं जिनमें एक्सटर्नल गिल पाया जाता है, जिसको कि हम एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर कुछ एक्सोलोटल लार्वा के होते हैं। इनमें 3 पेयर ऑफ डेलिकेट बुशी एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। डेलिकेट इस तरीके से बुशी एक्सटर्नल गिल्स पाए जा रहे हैं। 4 पेयर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। एक फ्लैट पीछे लॉन्ग टेल पाई जाती है, इसमें टेल फिन पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से टेल पाई जा रही है, उसके ऊपर टेल फिन पाए जा रहे हैं, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं when they attain एज ऑफ 6 मंथ ओनली। 6 मंथ के एज के बाद ही ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। जब ये मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं तब की बात बताई जा रही है। जब इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। द न्यू बॉर्न लार्वा हैज्ड आउट विद इन 15 डेज। इसके बाद इनके जो न्यू बॉर्न लार्वा होते हैं वो 15 दिनों के अंदर हैच हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। होपफुली हिंदी तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, हिंदी लिख भी दी है मैंने। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है इनके एग के डेवलपमेंट के लिए वो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट पाई जाती हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। बक्कल पंपिंग में मतलब गल्पिंग एयर फ्रॉम द सरफेस, एयर को लेने में, वाटर में पाई जा रही है तो एयर को लेने में, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं लंग्स को, ठीक है। मीन्स इनमें लंग्स भी डेवलप्ड हैं। और आपका 3 पेयर ऑफ गिल्स भी है जो लार्वा का कैरेक्टर है। That's why this is known as neoteny, and because of sexual maturity they known as this character is known as pedogenesis. तो larva is the most classical and delicate example of neoteny and pedogenesis. Hopefully आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपसे टाइप्स भी neoteny का पूछ सकता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। अब नियोटेनी और पीडोजेनेसिस देने का मतलब नहीं कि आप एक लाइन में नियोटेनी पढ़ लीजिए एक लाइन में पीडोजेनेसिस, नहीं। आपके एग्जाम मतलब आपकी जो पेपर है आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। तो नियोटेनी की बात करें तो टाइप्स में ये 3 तरीके का होता है। पार्शियल नियोटेनी मतलब आधा नियोटेनी है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक कोई चीज, मतलब हाफ होना। जैसे अर्धनारीश्वर के बारे में आपने सुना होगा, पार्शियल कैरेक्टर्स हैं, हाफ ह्यूमन हाफ मेल हाफ फीमेल, ठीक है, आधा पुरुष आधा महिला, ठीक है। तो उसी तरीके से इंटरमीडिएट बीच का कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और टोटल नियोटेनी तो आप सब समझ ही रहे हैं। पार्शियल नियोटेनी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, सिंपल पोस्टपोनमेंट ऑफ
मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होगा, पोस्टपोन हो जाएगा। पोस्टपोन का मतलब क्या, कोई चीज़ टल जाना। जैसे किसी के यहाँ शादी होती है तो बोलते हैं मेरे यहाँ शादी पोस्टपोन हो गई है, मतलब वो टल गई है। तो मेटामॉर्फोसिस बियॉन्ड नॉर्मल पीरियड ड्यू टू टेम्परेरी चेंज इन इकोलॉजिकल कंडीशन। या मान लीजिए कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो गई या कंडीशन ऐसा हो गया। देखिए मेटामॉर्फोसिस होने के लिए नियोटेनी का जो कैरेक्टर होता है, अभी आप इस फैक्टर्स भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी हार्मोन्स लगते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर लगता है, इकोलॉजिकल। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब अब आप देख रहे हैं टेम्परेचर हैच करने के लिए 18 to 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो अगर वो टेम्परेचर ही ना मिले तो लार्वा हैच करेगा नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, पार्शियल नियोटेनी। उस टाइम क्या होगा, नियोटेनी पार्शियल हो जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। हैचिंग नहीं होगी तो पार्शियल नियोटेनी हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका क्या है, पिलोबेट्स, ठीक है, फ्यूकस, पिलोबेट्स, फ्यूकस, आप इन सबको अंडरलाइन करेंगे। पेलोडाइट्स, पंक्टेटस, ठीक है, एलाइटस, ये सारे आपके नाम हैं फ्रॉक्स के। ठीक है, हाइला, ब्यूफो, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पार्शियल नियोटेनी इनमें देखी गई है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, हार्मोन, अभी आप पढ़ेंगे थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए, और ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप नोट कर लीजिए, थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ ये आपसे पूछा जाएगा, या किसी कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इंटरमीडिएट नियोटेनी, इंटरमीडिएट नियोटेनी स्टेज जो होता है वो पार्शियल नियोटेनी और टोटल नियोटेनी के बीच का स्टेज होता है। बस आप इतना ही समझिए। टोटल नियोटेनी मतलब दिस कैटेगरी ऑफ स्पेसिबल सेक्सुअली मैच्योर एट लार्वल स्टेज, जिसमें सेक्सुअली मैच्योर हो जाए लार्वल स्टेज पे ही, बट रिटेन लार्वा कैरेक्टर, लेकिन उसमें लार्वल कैरेक्टर्स पाए जाएं। ठीक है, नियोटेनी उसी को कहते हैं टोटल नियोटेनी, जो कि आपके नेक्टेरस और प्रोटियस में देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके इसको मड पपी भी कहते हैं, नेक्टरस को मड पपी भी कहते हैं। ठीक, तो इनमें देखा जाता है टोटल नियोटेनी। आपको नियोटेनी का टाइप पता चल गया। अब हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो नियोटेनी को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन द एक्सोलोटल लार्वा। आप सबको पता है कि एक्सोलोटल लार्वा में मेटामॉर्फिक फेलियर इज कॉज्ड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, विच इज यूज्ड टू इंड्यूस द थायराइड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन इन ट्रांसफॉर्मिंग सैलामेंडर। किसी भी सैलामेंडर को, ठीक है, ये लार्वा, उसका लार्वा से अडल्ट में बदलने के लिए मेटामॉर्फोसिस होता है, और इस मेटामॉर्फोसिस के लिए जो चीज़ रिक्वायर होती है दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन ना हो तो मेटामॉर्फोसिस अच्छे से नहीं होगा। अब दो तरीके के फैक्टर लगते हैं, एक होता है एक्ट्रिंजिक फैक्टर, एक्सट्रिंजिक मतलब बाहरी फैक्टर। ठीक है, बाहर से चीज़ें, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजिकल कंडीशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, ये सारे, स्ट्रेस हो गया, ये सारे कैसे हैं, इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर या एक्सट्रिंजिक फैक्टर हैं। और इंट्रिंजिक फैक्टर में आपके आ जाते हैं बॉडी के अंदर के हार्मोन हो गए। ठीक है, अगर हमारे इंटरनल फैक्टर की बात कीजिए तो क्या हो गया, ब्लड हो गया, हार्मोन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे इंटरनल फैक्टर हैं। और अगर हमारे ही इन्वायरमेंटल फैक्टर या एक्सटर्नल के फैक्टर की बात कीजिए तो हमारे टेम्परेचर कैसा है, एयर कैसा है, तो उसी हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे भी एक्सट्रिंजिक फैक्टर की बात की जाए, अगर abundance of food and other favorable requisite in the aquatic life the cause of retention of larval feature, अगर सारी चीज़ें अच्छी हैं तो लार्वल कैरेक्टर का रिटेंशन फीचर रहेगा। अगर डीप वाटर है, कोल्डनेस इनहिबिट कर रहा है तो वो सिक्रीशन थायरॉक्सिन का रोक देता है। ज़्यादा कोल्ड हो गया, डीप वाटर में चली गई अगर सैलामेंडर, तो वो वहाँ पे थायरॉक्सिन रुक जाएगा और क्या होगा, नियोटेनी का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, सलाइन नेचर ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोटेनी। अगर नेचर कैसा है, सेलाइन होता है तो भी वो नियोटेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटामॉर्फोसिस अरेस्ट हो जाएगा, रोक दिया जाएगा अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा। अगर 18 से 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ना रहे तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर की। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, पहले तो ऐसा माना जाता था, सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे आपके, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको साइंटिस्ट के नाम, गैडो, ठीक है, गैडो और शफेल्ड ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, उसी तरीके से कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि कैल्शियम जो है डिले करता है मेटामॉर्फोसिस को। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। तो कैल्शियम बॉडी के अंदर पाया गया, दैट मीन्स इंट्रिंसिक फैक्टर है, आंतरिक कारक है। ठीक है,
और इंसुलिन हार्मोन होता है वो भी इनहिबिट करता है मेटामॉर्फोसिस को, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन रिसेंट जो अभी हाल फिलहाल, मतलब हाल फिलहाल इन द सेंस अभी तुरंत नहीं, इसके काफ़ी टाइम पहले से जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें ऐसा रिवील किया गया, उनमें ऐसा माना गया है कि मेटामॉर्फोसिस को जो इन्फ्लुएंस करने वाला प्राइमरी फैक्टर है, जिसके वेरी करने से अगर वो कम हो जाए, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, वो फैक्टर है आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या की फीचर ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, दैट्स वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको इस इंट्रिंसिक फैक्टर में थायरॉक्सिन को सबसे ज़्यादा कंसीडर करना होगा। उसके अलावा ऐसा भी माना जाता था कि कैल्शियम भी अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो मेटामॉर्फोसिस डिले हो सकता है। इंसुलिन हार्मोन भी इनहिबिट करता है या रोकने का काम करता है मेटामॉर्फोसिस को, लेकिन थायरॉक्सिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में माना जाता है, क्योंकि ये रिसेंट स्टडीज़ कहती हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और फैक्टर कौन कौन से हैं जो नियोटेनी को अफेक्ट कर सकते हैं, नियोटेनी को रोक सकते हैं कि रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर ना हो, नियोटेनी का प्रोसेस ना हो। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंस जानेंगे कि नियोटेनी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इतनी पढ़ने की नियोटेनी। तो वीजमैन एक साइंटिस्ट थे, अगस्त वीजमैन के बारे में आप सबने सुना होगा, जिन्होंने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था कि उसकी टेल को उन्होंने 21 जनरेशन, मतलब 21 जनरेशन, एक चूहा उसका बच्चा फिर उसका बच्चा फिर उसका बच्चा, इस तरीके से 21 जनरेशन तक चूहे की पूंछ को कट किया था। और उन्होंने ऐसा कहा था कि आप जो है इन्होंने ही जर्म सेल के बारे में बताया था कि हर सेल में ऐसा कैरेक्टर नहीं होता कि वो हेरिडिटी शो करे। जैसे अगर हमारी बॉडी में सेक्स सेल होते हैं XY, यही ऐसे सेल होते हैं जो हेरिडिटी परफॉर्म करते हैं, मतलब हमारे मदर फादर के कैरेक्टर हमारे में पाए जाते हैं। तो इस सेल के बारे में अगस्त वीजमान ने बताया था, उन्होंने ही इस बारे में बताया कि जो अगर वीजमान थॉट नियोटनी टू बी द केस ऑफ रिटार्डेड इवोल्यूशन और एटाविज्म। ठीक है, वीजमैन ने नियोटनी को मंद विकास या नास्तिकता का मामला माना है, मतलब कि इसकी रिटार्डेशन इवोल्यूशन जो है उसमें रिटार्डेशन हुआ। एटाविज्म आप सबने पढ़ा होगा, जैसे हमारे में क्या होना, विजडम टूथ का होना। ठीक है, एटाविज्म का कैरेक्टर है, दैट इज रिवर्जन ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, मतलब पैतृक स्थिति में क्या होना, प्रत्यावर्तन होना, रिवर्शन होना। ठीक है, हाउएवर दिस इज नाउ रिगार्डेड टू बी सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन ए फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन ऑफ एडवांटेज, जबकि ऐसा माना जाता है कि ये एक शारीरिक बॉडी के अडाप्टेशन के लिए, ठीक है, वो उनकी बॉडी उस चीज़ के लिए अडाप्ट कर पाए, उस इन्वायरमेंट में रह पाए जहाँ सेलेमेंडर्स रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में रह पाए, पानी में रह पाए, इसलिए ऐसा माना जाता है कि नियोटेनी का होना है जरूरी है। अगर मान लीजिए वो वाटर में रह रहे हैं तो अगर उनमें गिल्स है, ठीक है, और गिल्स में रेस्पिरेशन क्या होती है, गिल्स क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो वाटर वाले जितने एनिमल हैं आप उनमें देखेंगे सब में गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ताकि उनकी जो रिस्पिरेशन हो वो बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि वो डीप रहते हैं 24/7 आपके मतलब जब भी जितनी भी उनकी लाइफ स्पैन है पानी में पाया जाता है, ताकि उनका रिस्पिरेशन अच्छे से हो सके। बर्ड्स में एयर सैक क्यों पाया जाता है, ताकि उनका रिस्पिरेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि उनको हवा में उड़ना है, इसलिए उनकी बॉडी इतनी लाइट होती है, उनके फेदर होते हैं। हमारे अंदर लंग्स क्यों पाए जा रहे हैं, ताकि हम ह्यूमंस हैं, हम लैंड पे रहते हैं, हम बहुत सारे वर्क करते हैं, तो हमारी इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्ट है, उसके लिए कितनी लेयर उस पर लगाई गई है, लंग्स के ऊपर चेस्ट है, बॉडी है पूरी, ठीक है, प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि हम रेस्पायर कर सके, हमारा बॉडी फंक्शन भी करता रहे, हम काम भी कर पाए। तो होपफुली किसी भी चीज़ का सिग्निफिकेंस होता है, कोई इंपॉर्टेंस होता है, कोई महत्व होता है, तभी वो चीज़ डेवलप होती है। ठीक है, तो होपफुली आपको न्यूटेरियन पीडोजेनेसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज डेंटिशन इन मैमल। ठीक है, डेंटिशन इन मैमल, मैमल में जो दांतों का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, मैमल्स में जो दांतों का डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है। डेंटिशन ऑफ मैमल आपको 2 यूनिट में देखने को मिल जाएगा, यूनिट 3 में भी और यूनिट 5 में भी आई थिंक आपको देखने को मिल जाएगा डेंटिशन इन मैमल, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, सारे आपके वर्टिब्रेट की, फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल की। ठीक है, तो डेंटिशन इन मैमल क्या है, दांतों का मतलब दांत, डेंटिस्ट क्या आप क्यों जाते हैं दांत के लिए, तो पहले सबसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए आप। फिलहाल तो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया डेंटल फार्मूला ऑफ मैमल, मैमल का डेंटल फार्मूला क्या होता है। होपफुली 21-23 आप सबको पता होगा।
आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन इन द सेंस आप 6-7 से तो पढ़ते आ ही रहे हैं। फिर डेंटिशन क्या होता है इसके बारे में, डेंटिशन इन मैमल्स क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं डेंटिशन पे। तो डेंटिशन बेसिकली अगर एक डेफिनेशन उसकी समझना चाहें, यहाँ पे आप चाहें तो डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। तो अगर हम डेंटिशन की डेफिनेशन समझना चाहें तो बेसिकली क्या होगा, परिभाषा क्या होगी डेंटिशन की। तो डेंटिशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द अपर एंड लोअर जॉ। आप सबको पता है कि हमारे जबड़े होते हैं अपर एंड लोअर जॉ, और यहाँ पे इस तरीके से टीथ लगे होते हैं हमारे, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से टीथ लगे होते हैं, मेनली ऑन द प्री मैक्सिला, मैक्सिला एंड डेंटरी बोन्स इज कॉल्ड डेंटिशन, ठीक है। जो हमारे टीथ का अरेंजमेंट होता है अपर जॉ लोअर जॉ में, मेनली आप प्री मैक्सिला, मैक्सिला, जब बोन्स पढ़ेंगे, स्कल्स पढ़ेंगे तो वहाँ इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज डेंटिशन, ठीक है। अब इसको आप मैमल्स में कहिए, किसी भी एनिमल्स में कहिए, डेंटिशन मैमल्स पढ़े, बेसिकली मैं आपको अदर ऑर्गेनिज्म का भी बताते चलूंगी। अब प्राइमरी फंक्शन की अगर हम बात करें, डेंटिशन की क्या जरूरत है, क्यों दांत का होना जरूरी है, अरे भाई खाएंगे कैसे आप किसी चीज को। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ क्या होता है, ग्रैस्प करना, ठीक है, किसी चीज को पकड़ना, होल्ड द प्रे और फूड इन द माउथ कैविटी। अगर आप मान लीजिए प्रे इन द सेंस, अगर मैं कोई नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, जो नॉन वेज खाता हो, तो आप किसी का क्या खा रहे हैं, आप किसी का फ्लैश ही खा रहे हैं, मतलब फ्लैश इन द सेंस मांस खा रहे हैं, ठीक है, किसी का मांस खा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए, उसको चुई करने के लिए, चबाने के लिए, ठीक है, हमें दांतों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ग्राइंडिंग मिल फॉर चुइंग फूड, ठीक है, खाने को पीसने के लिए, चबाने के लिए हमें दांतों की जरूरत है। सिग्निफिकेंस क्या है टीथ का, महत्व क्या है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सोनॉमिक वर्क ऑन मैमल, मैमल के टैक्सोनॉमिक वर्क के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट गिव्स एन आइडिया अबाउट अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द मैमल, ये मैमल्स की एज के बारे में बताता है, उनकी डाइट के बारे में बताता है कि किसका टीथ कैसा है तो उसकी डाइट कैसे होगी। अब जैसे चिड़ियों में बीक का शेप साइज आप पढ़ेंगे, जब इवोल्यूशन आप पढ़ेंगे तो डार्विन फिंचेस आप सबने पढ़ा होगा, डार्विन की चिड़िए, उन्होंने बीक के शेप के बेसिस पे बताया था कि कौन सी चिड़िया छोटा दाना खाती है, कौन सा बड़ा दाना खाती है। तो उसी तरीके से हमारे टीथ जो है मैमल की एज बताते हैं, कोई भी मैमल हो गया, हम लोग हो गए या कोई भी और, डकबिल, प्लेटिपस, कीवी, एमू, मंकी, किसी के भी एज के बारे में बताता है और हमारे एंसेस्टर्स के बारे में बताता है। पेडिग्री और एंसेस्ट्री ऑफ सर्टेन मैमल, पेडिग्री आप सबने पढ़ा होगा, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री क्या बताती है कि आपका कैसे इवॉल्व हुए हैं, इस तरीके का जो आप फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो इससे हम एंसेस्टर के बारे में जानते थे कि हमारा एंसेस्टर कौन था, ठीक है। कुछ टूथलेस मैमल भी होते हैं। अब डेंटिशन इन मैमल पढ़ रहे हैं तो आपसे टूथलेस मैमल में पूछ लेता है। टूथलेस मैमल मीन्स ऐसे मैमल जिनके पास दांत ही ना हो, तो उसमें आपका आ जाता है, ये मैंने पहले भी बताया था, स्पाइनी आंट-ईटर जिसको कि टैचीग्लॉसस कहते हैं, डकबिल प्लेटिपस जिसको कि ऑर्निथोरिंकस कहते हैं, आंट-ईटर जिसको कि मर्मेकोफेगा कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं टूथलेस मैमल्स की, कि ऐसे भी मैमल्स होते हैं जिनके पास टीथ नहीं होता है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपके ओवीपेरस मैमल का भी है, ऐसे मैमल्स जो अंडे देते हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जिनमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऐसे स्मॉल पूछे जाते हैं, स्मॉल शॉर्ट आंसर टाइप के, या जिनके आपके पूछे जाते हैं MCQ बेस्ड, वहाँ ये सब 100% क्वेश्चन पूछेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम एंट्रेंस वगैरह देने जाएंगे अगर मास्टर्स के लिए, तो वहाँ पे ये सब 100% पूछते हैं। अगर आप अभी से आपकी तैयारी रहेगी तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो डेंटिशन मतलब दांत, ये टीथ का स्ट्रक्चर है। बेसिकली टीथ तो आप दूसरे तरीके से देखते हैं, लेकिन ये टीथ का स्ट्रक्चर है, अभी नहीं आगे पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो टीथ कुछ इस तरीके की दिखने वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए 3 पार्ट में ये टीथ डिवाइडेड होता है, ठीक है। 3 पार्ट में आपका ऐसा एक दांत है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक वाला आपको दिखा दिया रहा है, इसको हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। फिर आता है आपका नेक रीजन, ठीक है, नेक होता है, और ऊपर ये जो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्राउन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टीथ 3 तरीके के पार्ट में डिवाइडेड होता है, रूट, नेक, क्राउन, ठीक है। अब इस टीथ में भी क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आपको सेंसेशन होता है, सेंसेशन का मतलब झुंझुनाना। अगर आप बहुत ठंडा खाते हैं तो क्या होता है, आपको फील होता है दांतों में, ठीक है। तो दांतों में भी हमारे क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लाइक
अगर मैं बात करूं हमारे टीथ में बोन्स इस तरीके से पाए हैं, उस बोन्स में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अभी आप देखेंगे अटैचमेंट के हिसाब से किस टाइप के टीथ पाए जाते हैं, सक्सेशन के हिसाब से कैसे टीथ पाए जाते हैं, अभी देखेंगे आप इन सब चीज़ों को। तो बोन पाए जाते हैं, ये रूट कैनाल्स होंगी इस तरीके से, इसके अंदर रूट कैनाल्स, ठीक है। इस तरीके से बाहर की तरफ पेरिडोंटल लिगामेंट्स होंगे जो इनको पकड़ के रखते हैं। फिर इनके अंदर क्या पाई जाएंगी, अगर ऐसे ये हैं, ठीक है, इसके अंदर पल्प कैविटी पाई जाएगी आपको कंटेन, जिनमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे दांतों तक चीज़ों को पहुंचाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जिंजीवा गम, जो पिंक पिंक कलर का आप देखते हैं जिससे ये अटैच होता है, ठीक है। उसके ऊपर डेंटिन, देन इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट आई थिंक हार्डेस्ट थिंग है एनिमल पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स नहीं कह सकते हैं। तो अगर डेंटिन की यहाँ पे यही बात करें हम टीथ की, तो इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो ऊपर आपको दिखता है इनेमल, ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट होता है। तो अगर सबसे हार्डेस्ट पार्ट पूछे टीथ का तो दैट इज इनेमल, ठीक है। उसके बाद डेंटिन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, एक डायग्राम और देख लीजिए आप। इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट को हम क्राउन और नीचे वाले को रूट, यहाँ बीच में नेक पाया जाता है, ठीक है। तो क्राउन और रूट इस तरीके से होता है, बोन है, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इससे दांतों से अटैच सीमेंटियम पाया जाता है, ये गम से पिंक पिंक आपका अटैच होता है, ऊपर की तरफ डेंटिन पाया जाता है ऐसे, और उसके ऊपर क्राउन लाइक इनेमल पाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ अगर आप इनेमल की बात करें तो इनेमल क्या होता है, 98 to 99% आपका एपेटाइट, जो आपको भूख लगती है यहीं पे आप खाते हैं, ठीक है। डेंटिन और इनेमल जंक्शन है यहाँ पे, जो एपेटाइट से मिलकर बना होता है। किसका बना होता है, सॉरी 98 to 92% एपेटाइट से मिलकर बना होता है। डेंटिन और इनेमल का जो जंक्शन होता है, मतलब इनेमल और डेंटिन के बीच का जो पार्ट होता है, वो उसको आप इनेमिलॉइड कहते हैं, जो कि एपेटाइट एंड कोलाजन से मिलकर बना होता है। डेंटिन जो होती है वो बोन लाइक होती है, ठीक है, बोन लाइक होती है, एपेटाइट और कोलाजन से मिलकर बना होता है। तो थोड़ा सा आप इनके स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए, किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं, ये डेंटल सीमेंट है, ये पल्प है, इससे ब्लड वेसल्स जा रही हैं ताकि आपके दांतों तक न्यूरिशमेंट पहुंचता रहे। अब इनके स्ट्रक्चर की थोड़ा सा बात कर लें तो इनेमल इनका जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्मली फिक्स्ड होता है एक सॉकेट में, इस तरीके से एक सॉकेट पाया जाता है, यहाँ पे टीथ ऐसे फिक्स होता है, तो इसी वजह से इनको थीकोडोंट कहते हैं। जो इस तरीके के टीथ होते हैं जो सॉकेट में फिट होते हैं उन्हें हम थीकोडोंट कहते हैं। अभी थीकोडोंट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। सम पोर्शन लाई विद इन जॉ बोन एंड सम पोर्शन लाइज आउटसाइड, मतलब ये जॉ की जबड़े की बोन होती है, कुछ पार्ट उसके अंदर पाया जा रहा है, कुछ बाहर पाया जा रहा है। ऐसे जो टीथ होते हैं उनको थीकोडोंट कहा जाता है। अभी आगे बहुत सारे आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे थीकोडोंट ऐसा, तो आपको टर्म पता होना चाहिए कि थीकोडोंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे टीथ जिनका कुछ बोन, कुछ पार्ट दांत का, कुछ पार्ट टीथ का, कुछ पार्ट क्या हो, जॉ बोन में इंसर्टेड हो और बाकी आउटसाइड में पाया जाता हो, ठीक है। टिपिकल मैमेलियन टूथ की बात करें, इसके पास 3 रीजन होते हैं, क्राउन, रूट एंड शॉर्ट नेक, ठीक है। क्या क्या, क्राउन, रूट एंड शॉर्ट नेक। जो आपका ये बिटवीन देम टूथ इज मेडअप ऑफ डेंटिन, टूथ बेसिकली किसका मेडअप होता है, डेंटिन का, और किससे कोटेड होता है, इस तरीके से डेंटिन, और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है ऑन द क्राउन विथ सीमेंट इन द रूट, सीमेंटेड होता है रूट में, और इस तरीके से गम से कवर होता है, इस पिंक पिंक आपके दांतों के बाहर जो दिखता है वही, ठीक है। पल्प कैविटी पाई जाती है टूथ के अंदर, ठीक है, जिसमें जिलेटिनस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। टिश्यूज के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, जिसमें एक टाइप का टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू भी है, तो कनेक्टिव टिश्यू आप सभी जानते होंगे पाए जाते हैं। पल्प कंटेनिंग ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड वेसल नर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इन एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट बताया कि किस तरीके से, जैसे हमारे जो टूथ होते हैं, आप जब पढ़ेंगे अपने टूथ के बारे में तो आप उसमें पढ़ेंगे इंसीजर, कैनाइन, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। तो एलिफेंट का जो इंसीजर होता है ना, एलिफेंट्स और रोडेंट का, उनमें पल्प कैविटी रिमेन ओपन बेसली सो द टीथ कंटिन्यू ग्रोइंग थ्रू लाइफ एंड टर्म्ड ओपन रूटेड। आप टीथ देखेंगे हाथी की, तो इस तरीके के हाथी के सूंड पाए जाते हैं और ये टूथ पाए जाते हैं, तो उनके जो टीथ होते हैं इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, इस वजह से उनको ओपन रूटेड, मतलब उनका कोई रूट नहीं होगा, ओपन रूटेड टूथ कहते हैं। वहीं अदर मैमल्स जो होते हैं पल्प कैविटी क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक है, और उनको नरिशमेंट दिया जाता है, इस वजह से वो एक एज के बाद क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं ग्रोथ करना। ऐसे टाइप के टीथ को क्लोज रूटेड
टीथ कहते हैं। तो होपफुली आपसे अगर ओपन रूटेड टीथ के बारे में कोई पूछ ले और क्लोज रूटेड टीथ के बारे में पूछ ले तो आप उसे भी बता लेंगे, ठीक है। टीथ का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट कैसे होता है, टीथ के डेवलपमेंट के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। अगर डेंटिशन इन मैमल दे दिया तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या होता है उसका, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर 10 नंबर का दे रहा क्वेश्चन तो 1 पेज में नहीं आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टूथ की अगर हम बात करें तो टूथ जो है अराइज होता है डर्मल और डेंटल पेपिला से। जॉ में, जो हमारे जबड़े हैं, जॉ में डेंटल पेपिला या डर्मल प्लेट पाई जाती है, ठीक है। आउटर कोलुमिनार सेल होते हैं। कोलुमिनार सेल के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। एपिथेलियल सेल आप सबने पढ़ा है, तो उसमें क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, इस तरीके के सेल पाए जाते हैं। तो जो कोलुमिनार सेल होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल में। ओडोंटोब्लास्ट टाइप के सेल में डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब डिफरेंशिएट का मतलब होना कन्वर्ट होना, ठीक है। विच सिक्रीट अ लेयर ऑफ डेंटाइन ऑन द देयर आउटर सरफेस, जिसकी वजह से आउटर सरफेस पे एक किसकी, डेंटाइन की लेयर, जो डेंटाइन आपने पढ़ा डेंटिन, ये आपका इनेमल, इसके ऊपर इनेमल था, तो डेंटिन की लेयर सिक्रीट करती है। ए कैप ऑफ हार्ड इनेमल इज फॉर्म्ड अराउंड द टॉप, जिसके टॉप पे इनेमल के, यहाँ पे डेंटिन के टॉप पे ये इनेमल बनता है। नो इनेमल ऑन रूट, रूट में कोई इनेमल नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ डेंटल पेपिला गिव्स राइज टू द पल्प, जो सेंट्रल पोर्शन होता है डेंटल पेपिला का, उसका बीच वाला पोर्शन क्या बनाता है, पल्प कैविटी बनाता है, जो टूथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब कि नर्चर करता है। जैसे हम फूड लेते हैं अपनी बॉडी को नर्चर करने के लिए, इसमें हमारे टीथ भी पाए जाते हैं, उनको भी नरिशमेंट चाहिए, वो कौन टीथ को पल्प करता है, जो उसका पल्प वाला पार्ट है। यहाँ आपने जो देखा, ये जो पल्प वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर नर्व्स पाई जा रही है, ब्लड के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे आपको नरिशमेंट मिलेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इस तरीके से क्या होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका ये स्ट्रक्चर है डेंटल पेपिला, इस तरीके से। बड ऑफ इनेमल ऑर्गन, ये ओरल एपिथेलियल सेल है। फिर यहाँ पे इनेमल ऑर्गन धीरे धीरे डेवलप होगा, डेंटल पेपिला इस तरीके से, टूथ जम। फिर सी वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ परमानेंट टूथ बड निकलेगा। ये आपके डेंटल फॉलिकल या ओडोंटोब्लास्ट सेल हैं, ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर ये एमीबोब्लास्ट सेल, इसके ऊपर एनिबल, डेंटाइन, ओडोंटोब्लास्ट और एपिथेलियल रूट सीथ, ये एक मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रीमियर स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका, टूथ का। और फाइनली ये जाके इस तरीके का टीथ डेवलप कर देगा, ठीक है। तो होपफुली आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ टूथ, मैंने बहुत छोटे में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा न लगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं और आपको याद ही ना करने का मन करे। एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। काइंड ऑफ मैमल टूथ, कितने टाइप होते हैं मैमल टूथ के, ठीक है। तो हम मैमेलियन, मैमल्स जितने भी हैं, ठीक है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे करें, बहुत टाइप आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अगर मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर से देख कर हम बता पाएँ टूथ कैसा है, उसके बेसिस पे दो तरीके के टूथ होते हैं, होमोडोंट और हेट्रो। कहीं भी होमो का मतलब होता है, कभी भी आपकी बायोलॉजी का होमो का मतलब है सेम, मतलब वो चीज़ सेम होगी, और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, मतलब कि वो चीज़ डिफरेंट होगी, ठीक है। अब क्या चीज़ डिफरेंट होगी इसको हम समझेंगे। होमोडोंट को हम एक और नाम से जानते हैं, आइसो। आइसो का मतलब भी सेम होता है, जैसे आइसोमर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसी तरीके से होमोडोंट होते हैं। तो होमोडोंट क्या होते हैं, इनमें जो टीथ होंगे ना, उसका शेप और साइज एकदम सिमिलर, मतलब अगर ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ऐसा ऐसा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस तरीके के टूथ को हम होमोडोंट कहते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, इस तरीके के टीथ, टूथड वेल्स, जो वेल्स जिनमें टीथ पाए जाते हैं उनमें, डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस, आर्मडिलोस, ये सारे मैमल्स हैं, इनमें पाए जाते हैं। वहीं हेट्रोडोंट टीथ की बात करें तो यहाँ पे शेप और साइज में डिफरेंट होगा। शेप भी मतलब आकार भी, अगर कोई इस तरीके का है दूसरा इस तरीके का होगा, शेप में भी अलग और साइज में भी अलग, कोई इतना छोटा है तो कोई इतना बड़ा होगा, शेप और साइज में भी अलग होंगे। और ये बेसिकली 4 टाइप के देखे जाते हैं, जिसमें से आता है आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जिसको कि ICPM, ठीक है। आईसीपीएम के नाम से भी जानते हैं, एक टर्म आप याद रखते हैं शॉर्ट टर्म, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM, ठीक है। पी से आप प्रीमोलर पढ़ लीजिएगा, एम से मोलर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इन टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज इंसीजर, व्हाट इज कैनाइन, व्हाट इज चीक टीथ, ठीक है, उनके बारे में, जो कि हेट्रोडोंट के टाइप है। तो इंसीजर की मैं बात करूं, जस्ट आपको मैं एक दिखा दूं, ये है आपके टीथ, देख रहे हैं, हेट्रोडोंट। कैनाइन का स्ट्रक्चर अलग, इंसीजर का अलग, प्रीमोलर का अलग और मोलर का अलग, ठीक।
ये मैंने ऊपर आपको दिखाया था किसका टीथ, इंसीजर ऑफ किसका, डेवलपमेंट में मैंने आपको स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये इंसीजर किसका है, एलिफेंट का। ठीक है, ए में इमेच्योर ओपन रूटेड और क्लोज रूटेड के बारे में, बी क्या है, मैच्योर क्लोज रूटेड है। ठीक है, सी क्या है, ओपन रूटेड रोडेंट इंसीजर। ठीक है, रोडेंट मतलब चूहों वगैरह का, रोडेंट उसमें आते हैं। और ये ओपन रूटेड इंस्टीडर है मैस्टोडेंट्स का, मतलब जिसमें आपके एलिफेंट वगैरह आते हैं। तो ये इस तरीके से आपके दांतों में अरेंजमेंट होती है। ये आगे के दांत को हम इंसीजर कहते हैं। ठीक है, आप जान भी लीजिए आज थोड़ा अपने दांतों के बारे में। इंसीजर कहते हैं, इसको कनाइंस कहते हैं। ठीक है, इधर इधर जो ऐसे जो सुंदर वाले दांत होते हैं, किसी किसी के ऐसे साइड में थोड़े नुकीले दांत होते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, ब्यूटी को इन्हेंस करता है वो। और इधर साइड साइड में जो पाए जाते हैं इनको प्री मोलर कहते हैं, और लास्ट वाले जो आपके टीथ बड़े बड़े होते हैं उनको मोलर कहते हैं। तो फुली आपको थोड़ा सा अपने टीथ के बारे में पता चल गया होगा। अगर मैं बात करूं इंसीजर की, तो ये क्या होते हैं, फ्रंट टीथ बॉर्न बाय द प्री मैक्सिला इन अपर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ में क्या होते हैं, ये प्री मैक्सिला में बॉर्न होते हैं बाय द टिप्स ऑफ डेंटरीज इन लोअर जॉ। टिप्स ऑफ डेंटरीज में लोअर जॉ में, टिप्स ऑफ डेंटरीज में, और अपर जॉ में प्री मैक्सिला के द्वारा ये निकलते हैं। सिंगल रूटेड होता है, सिंगल रूट पाया जाता है। मोनोकस्पिड, एक कस्प मतलब ऐसे एक कवरिंग पाई जाएगी, एक कस्पिड होते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर सीजिंग कटिंग, सीजिंग के लिए, कटिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। रैबिट में इंसीजर ओपन रूटेड होते हैं, हमेशा ग्रो करते रहते हैं, जिनके पास शार्प एज होता है, चिशल लाइक फॉर्म होता है फॉर कटिंग एंड ग्रोइंग। इनमें कटिंग और कुतरने, ग्रोइंग का मतलब होता है कुतरने का काम। तो यही इंसीजर हमारे में क्या है, दूसरे तरीके का है। प्री मैक्सिला, अपर जॉ में प्री मैक्सिला के द्वारा डेवलप हो रहा है, लोअर जॉ में डेंटरीज के द्वारा डेवलप हो रहा है, सिंगल रूटेड है, कस्पिड है। वहीं अगर रोडेंट की बात की जाए तो उनमें यही इंसीजर कैसा है, शार्प है, ओपन रूटेड है, चिशल लाइक है। ठीक है, चिशल की तरह है, छेनी की तरह है, चिशल मतलब छेनी होता है, छेनी की तरह है। और कटिंग और ग्रोइंग, कट करने के लिए, कुतरने के लिए यूज किया जाता है। चूहे ने आप सबके कपड़े कुतरे होंगे, आप सबको पता होगा, चाहिए तो आप पकड़ के देख भी लीजिएगा, उसकी जान मत लीजिएगा, बस पकड़ के आप देख सकते हैं। दूसरे होते हैं कनाइंस। कैनाइंस की बात करें तो सिंपल कोनिकल टूथ होते हैं, कोन लाइक होते हैं, ये कोनिकल टूथ होते हैं। ठीक है, अगर आउटसाइड द इंसीजर, इंसीजर के बाहर की तरफ होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। कार्निवोर्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो किसी का मांस खाते हैं, जैसे आपके लॉयंस, टाइगर्स, ये हो गए, ये कार्निवोर्स होते हैं। ये हार्बीवोर्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन डायस्टेमा स्पेस, मोनोकस्पिड क्राउन फॉर टियरिंग बॉडी ऑफ प्रे, मोनोकस्पिड क्राउन इनमें भी पाया जाता है। सारे हार्बीवोर्स में नहीं एब्सेंट होते हैं, लेकिन बेसिकली हार्बीवोर्स में उतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होते, क्योंकि हमें किसी का मांस नहीं खाना होता। ठीक है, हमें किसी प्रे को नहीं खाना होता है, दैट्स वाई। जैसे अब लायन को आप देखिए तो वो क्या करता है, किसी जिंदा एनिमल की बॉडी को चीर के खाता है। तो उनको चीरने के लिए, उनको फाड़ने के लिए उनके दांत ऐसे होने चाहिए कि वो काम कर पाए। ठीक है, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमंस को प्रेफर किया जाता है। वैसे ह्यूमंस की बॉडी लाइक अस, मतलब हम, कि आप ज़्यादा नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि वो आपकी बॉडी उस तरीके से नहीं है। आप देखेंगे जो कार्निवोर एनिमल होते हैं उनके स्टमक का साइज छोटा होता है हमारे कंपैरिजन में। ठीक है, और उनका टीथ अलग होता है, इसी वजह से वो एनिमल खाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी तो थोड़ी अडाप्टेड है दोनों चीज़ों के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ जो खाते हैं, बट नहीं खाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को सूट नहीं करता, भले ही वो खाते हैं लेकिन उनको दूसरी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, तीसरा है आपका चीक टीथ में आपके प्री मोलर और मोलर आ जाते हैं। इनमें मोर देन वन कस्प। अभी तक आपने क्या देखा, एक कस्प, मतलब यहाँ भी एक कस्प और यहाँ भी एक कस्प, एक दो तीन कस्प इस तरीके से पाए जा रही हैं। मोर देन वन रूट पाए जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा रूट पाए जाएंगे। प्री मोलर्स चीक टीथ फॉर क्रशिंग, किसके लिए होते हैं, क्रशिंग के लिए, क्रश करने के लिए, किसी चीज़ को दबाने के लिए। ग्राइंड करने के लिए, आप सबने ग्राइंडिंग घर पे जरूर की होगी। चुइंग, चबाने के लिए। मैंस में क्या होता है, लास्ट मोलर जो होता है वो विजडम टूथ जो है हमारा, जो अब बेसिकली सारे लोगों में नहीं निकलता, अक्कलदाढ़ जिसको कहते हैं, जब टीथ दर्द होता है बाद में लास्ट के 2 दांत निकलते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा मोलर है। ठीक है, कार्निवोर में लास्ट प्री मोलर अपर जॉ में और फर्स्ट मोलर लोअर जॉ में पाया जाता है। आर कॉल्ड कार्नेशियल टीथ, इनको कार्नेशियल टीथ कहा जाता है। ठीक है, कैसे टीथ कहा जाता है, कार्नेशियल टीथ बहुत शार्प होते हैं, क्रैकिंग बोन को, हड्डियों को तोड़ने के लिए। अब कार्निवोर्स किसी की मांस खाएंगे, हड्डी को तोड़ेंगे, तो उनके लिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए। शेयरिंग टेंडॉन्स पाए जाएंगे, तो उन सबको
तोड़ने के लिए। आप सबको इन सब चीज़ें कितनी मजबूत होती हैं, बोन्स, टेंडॉन्स, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी स्ट्रांग थिंग्स। तो इनको क्रैक करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए कुछ ऐसा अडाप्टेशन कार्निवोर्स में होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि काइंड ऑफ मेमेलियन टीथ क्या है। अब ये और बाकी है, ये तो किसका हो गया, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब बाहर से आपने टीथ को देख के बता दिया। होमोडोंट, हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट में भी 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ICPM। ठीक, अब अटैचमेंट ऑफ टीथ के बेसिस पे भी टीथ 2 तरीके के होते हैं, सॉरी 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कैसे, ये देखिए, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थीकोडोंट। कैसे, आप इसको समझिएगा। एक्रोडोंट का मतलब होता है टीथ आर अटैच टू द फ्री सरफेस और समिट ऑफ द जॉ बोन एज इन शार्क एंड फ्रॉग। ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर होगा। शार्क वगैरह में आप देखेंगे इस तरीके से डॉट पाए जाते हैं दांत। ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इससे फ्री सरफेस से होगी, ऐसे फ्री सरफेस है और उससे अटैचमेंट। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक्रोडोंट, अटैचमेंट के बेसिस पे। फिर आते हैं प्लूरोडोंट, कॉमन होते हैं यूरोडेल्स और लिजर्ड में, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कॉमन होते हैं। टीथ जो है अटैच टू द इनर साइड ऑफ द जॉ बोन, जॉ बोन की जो इनर साइड होती है उससे अटैच होते हैं। बेस एज वेल एज वन साइड, एक साइड से अटैच होते हैं। कुछ इस तरीके का अटैचमेंट, समझ रहे हैं, ये ऐसे है तो यहाँ इससे निकले हुए हैं, एक साइड का अटैचमेंट इनमें पाया जाएगा। वहीं अगर थीकोडोंट की बात की जाए तो थीकोडोंट, अभी मैंने मैमल्स में आपको कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स का। वेल डेवलप्ड रूट इम्प्लांटेड इन द इंडिविजुअल, अच्छा खासा रूट पाया जाएगा उनमें, अच्छे तरीके से डेवलप होंगे। पिट्स पाया जाएगा, पिट सॉकेट या जिसको कि एल्वेलाई या थीका कहते हैं, उसमें ये अटैच होते हैं। इस तरीके के टीथ को थीकोडोंट कहते हैं। तो होपफुली आपको तीनों चीजें, आपको एक्रोडोंट, थीकोडोंट, प्लूरोडोंट क्या होता है समझ में आ गया हो। कभी भी अगर ये टर्म यूज हो तो प्लीज अपने माइंड में आप बैठा लीजिए कि ये किसके अटैचमेंट के बेस पे टीथ हैं, की टाइप है, कि अटैचमेंट टीथ की कैसी है उसके बेसिस पे। फिर टीथ की सक्सेशन कैसा, मतलब सक्सेशन का मतलब होता है चेंज होना। जैसे सक्सेशन आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं तो सक्सेशन में क्या होता है, कोई पॉन्ड का फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाना। तो उसी तरीके से टीथ कितनी बार आते हैं हमारी लाइफ में उसके बारे में। 3 तरीके के हैं, पॉलीफायोडोंट, डाईफायोडोंट एंड मोनोफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट का मतलब किसी का टीथ इनडिफिनिट टाइम रिप्लेस हो जाए, मतलब एक बार टीथ आया, गिर गया, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, इस तरीके के डेवलपमेंट को पॉलीफायोडोंट कहते हैं। ठीक है, पॉली कई बार, फायोडोंट का मतलब होता है डेवलपमेंट टीथ का। ठीक है, दांतों का उत्तराधिकार, मतलब हिंदी तो इतनी भयंकर है माशाल्लाह है। ठीक है, डायोफायोडोंट का मतलब बेसिकली इसमें मैमल्स आते हैं, डेसिडुअल्स, सॉरी मैमल्स आते हैं। ठीक है, डाईफायोडोंट जैसे हमारे दो बार टीथ आते हैं। ठीक है, डाई का मतलब 2 होता है, ऑलवेज डाई का मतलब 2 होगा, मोनो का मतलब 1 होगा, पॉली का मतलब होगा मेनी, कई सारे। तो डाईफायोडोंट मतलब जिनके 2 बार टीथ आएंगे। टीथ डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम इन 2 सक्सेसिव सेट्स, 2 सक्सेसिव सेट्स में। पहला सेट होता है जिसको हम डेसिडुअस या लैक्टियल या मिल्क टीथ कहते हैं, जो हमारे दूध के दांत आते हैं उसकी हम बात करें, उसे डेसिडुअस, लैक्टियल या मिल्क टीथ कहते हैं। जो बाद में रिप्लेस हो जाता है, मतलब वो गिरेगा तो उसकी जगह पे एडल्ट में परमानेंट टीथ आते हैं, जो जैसे कि अभी हमारे आपकी एज के बच्चों के टीथ होंगे और आपके छोटे भाई के, दोनों के टीथ अलग अलग होंगे। जो आपके छोटे भाई बहन होंगे लाइक 3 to 4 6 7 ईयर्स तक के बच्चे, उनके कैसे दांत 4 5 6 तक के बच्चों के कैसे दांत होंगे, आपके दूध के दांत होंगे, मिल्क टीथ होंगे, लैक्टियल या डेसिडुअस टीथ होंगे, जो बाद में आप बड़े जब हो गए रिप्लेस हो गए किससे, परमानेंट टीथ से। मोनोफायोडोंट में ऐसे एनिमल्स पाए जाएंगे जिनका टीथ एक बार जब डेवलप हो गया तो दोबारा नहीं डेवलप होता, जैसे प्लेटिपस, मार्सुपियस। प्लेटिपस में जो थोड़े बहुत टीथ पाएंगे वैसे टूथलेस होते हैं। तो मार्सुपियस यानी कि कैंगरू वगैरह, स्मोल्स, साइरेनियंस, ठीक है, टूथलेस वेल्स, जो टूथलेस वेल्स होंगी, एक जो टीथ रहते हैं उनके, वो मतलब जब से पैदा हुए हैं और जब तक वो लाइव रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, उनके टीथ इसी तरीके से रहेंगे। अब एक टर्म आता है डेंटल फॉर्मूला। अब आप सबको पता है कि हमारे जो हेट्रोडोंट, बेसिकली डेंटल फॉर्मूला हेट्रोडोंट का यहाँ बताया गया है, जिनमें इंसीजर, प्रीमोलर, आईसी, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर पाए जाते हैं, जो कि इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर को रिस्पेक्टिवली, मतलब आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर और एम का मतलब मोलर, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। टीथ कैसे होते हैं हमारे, एक ऊपर अपर जॉ में और लोअर जॉ में क्या होते हैं, ये अरेंजमेंट पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। नंबर ऑफ टीथ को शो किया जाता है, हम डेंटल फॉर्मूला देते हैं इस तरीके से। 3/3 क्या होता है आपका, इंसीजर, कैनाइन 1/1, पीएम 4/4 और
3/3 होता है मोलर। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, आपका 44 आ जाता है। इनिशियल लेटर, सो दैट फार्मूला में बी रिटन एज 3143/3143 इज इक्वल टू 4। इज इक्वल टू 4 कब आएगा? जब इससे 2 को डिवाइड किया जाएगा। ऐसा डेंटल फार्मूला लिखा जाता है। आप कुछ एनिमल्स का डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे। ये टिपिकल मैमल का डेंटल फार्मूला है, टिपिकल मैमल, ठीक है। मैमल्स में सब कुछ, कैंगरू, मंकी, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक एनिमल का पढ़ेंगे। जैसे मैन एंड मंकी की बात करें तो मैन एंड मंकी का कितना होता है? 21, 23, 21, 23, 21, 23, 21, 23, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक ट्रिक बताया आपको, ठीक है। इस तरीके से होता है। इंसीजर 2/2, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और ये 32 होते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं रैबिट की तो रैबिट में 28 होते हैं, ठीक है। और काऊ एंड गोट की बात की जाए तो 32 होते हैं। कैट की बात की जाए तो उसमें 42 होते हैं। और फॉर्मूला 31, 42, सॉरी ये तो यहाँ पे गलत है, डॉग का है ये। कैट का यहाँ पे 31, 31, 31, 22, ठीक है। रैट एंड माउस की बात करें तो 16 होते हैं। एलिफेंट की अगर बात की जाए तो एलिफेंट में 26 होते हैं, जिसका फॉर्मूला 1003 होता है, ठीक है। डॉग का ये फॉर्मूला था, रैट का। और यहाँ मैंने इस तरीके से भी आपको दिखा दिया है। कई सारे एनिमल्स का यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो होपफुली आपको डेंटिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या कहीं पे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगर डेंटिशन इन मैमल आपसे पूछ ले तो आपको डेंटिशन इन मैमल में डेंटिशन कैसा होता है, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर फंक्शन, फिर सिग्निफिकेंस क्या है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या है, उनका डेवलपमेंट क्या है, कितने का टाइप के होते हैं, काइंड, टाइप, सब एक ही चीजें हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं। तो होपफुली अब आपको डेंटिशन इन मैमल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।